ये एक म्यूज़िक है जो सुनता हूँ, उनमें से एक ये है। इसमें आपने देखा, इसमें स्टार भी है, इंडियन पाकिस्तानी टच भी है और ककेशिया का भी है और बल्कान भी है। तो खैर उस दिन मैंने दो शख्सियात का जिक्र किया था, कवामे नकरूमा का जो घाना के लीडर थे और अबू जहाद खलील अल वज़ीर का जो फ़लस्तीन के लीडर थे। चूँकि जमाल नकरूमा मुझे मिस्र के मुझे उर्दन में मिले थे कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन की। तो जो नकरूमा थे ये घाना के बहुत बड़े लीडर और लेफ़्ट के लीडर थे और सद जंग में इनका बड़ा नाम था। इन्होंने कन्वेंशन पीपल्स पार्टी बनाकर घाना में साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। इनको लेनिन पीस प्राइज़ भी मिला 1962 में सोवियत यूनियन से। इन्होंने शादी की थी मिस्र में कॉप्टिक जो दुनिया के कदीम मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, और उनकी बीवी का नाम था फ़तीहा हलीमा। अब आप कहेंगे ये इस्लामी नाम है फ़तीहा हलीमा, नहीं, ये अरबी नाम है। ये अरबी नामों को हम इस्लामी नाम कहते हैं, जैसे जमाल उनके बेटे का नाम है। और ये अक्सर होता है कि जो अरब मुल्कों में जितने भी नॉन मुस्लिम रहते हैं उनके यही नाम होते हैं। उनका नाम अबू उमर भी होता है और सुहेल भी होता है। तो हमारे मुल्क में चूँकि फ़ारसी और अरबी नामों को हमने इस्लामी नाम करार दे दिया। फ़र्रुख जो है फ़ारसी नाम है और इस्लाम से पहले का भी नाम है। ये वहाँ लोग रखते थे, फ़र्रुख सैर थे, इस्लाम से पहले के भी नाम आपको मिलेंगे। यही नाम जिनको हम इस्लामी नाम यहाँ कहते हैं और अरबी होते हैं, ये आपको आज भी मिलेंगे अरब दुनिया में जो गैर मुस्लिम हैं। मेरे कई दोस्त हैं फ़लस्तीनी ऐसे जो गैर मुस्लिम हैं, मसीही हैं और फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीन में रहते हैं और अरबी नाम है, तो ऐसे लगेगा जैसे मुसलमान हैं। चूँकि हमने कई चीज़ों के बड़े गलत मायने हैं हमारे। तो इसी तरह मुझे भी एक दिन गलतफहमी हुई। मैं बैरूत में था, अपने ससुराल समझें, तो टैक्सी में बैठा था, तो बड़ा मॉडर्न सा टैक्सी ड्राइवर था। लबनान के लोग बड़े मॉडर्न होते हैं, बड़े जदीद लोग होते हैं। हमने तुर्की के ड्रामे देख के दीवाने हुए हैं ना। अगर लबनान वाले ड्रामे बनाएं तो हम दीवानों से भी आगे शायद निकल जाएं। तो बड़ा खूबसूरत सा, उसने पोनी टेल पहनी हुई, लेकिन कैसेट चल रही थी अरबी में जैसे किरत हो रही हो कुरान पाक की। और मैं भी अदब से खामोशी से सुनता रहा कि मुक़द्दस कलाम है। तो मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा अशरफ। अब नाम पूछने से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनका मज़हब पूछ लूँ, चूँकि जदीद दुनिया में, महज़ब दुनिया में किसी का मज़हब पूछना, किसी का आमदन पूछना, ये बड़ा गैर महज़ब है। और हमारे मुल्क में अमूमन पूछा जाता है, इसको गैर महज़ब नहीं समझा जाता, कि जबकि हमारे मुल्क में भी ये एक वक्त में गैर महज़ब होता था। तो उसने अशरफ बताया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब टैक्सी एक गिरजे के आगे से गुजरी तो अशरफ साहब ने यूँ स्लीप बनाई। तो फिर मुझे समझ आई ये मसीह हैं। तो मैंने कहा ये क्या चला रहे हैं, वैसे ही मैंने पूछा। कहते हैं ये बाइबल है। तो अरबी में बाइबल पढ़ रहे थे, वो किरत हो रही थी बिल्कुल अरबी में। अब जो बाइबल होगी वो वही लफ्ज़ होती है ना। तो हमने कई चीज़ों को मिक्सअप किया हुआ है, अपने रिलीजन को, चीज़ों को कल्चर के साथ। ऐसे होता नहीं है। अब मैं आपके सामने खलील इब्राहिम अल वज़ीर, जिनको अबू जहाद यानी कि जहाद का बाप कहा जाता है फ़लस्तीनियों में, उनकी बैकग्राउंड बताऊँ। ये 1935 में फ़लस्तीन में पैदा हुए, जब इसराइलियों ने वहाँ साम्राज्य एजेंडे के तहत एक मसनूई रियासत का क़याम अमन में लाया, तो ये अपने बाप के साथ वहाँ से बेदखल कर दिए गए, अपने महल्ले और घर से। वालिद इनके सब्ज़ी फरोश थे, लेकिन स्कूल के ज़माने में ही इन्होंने फ़दायीन के नाम से एक आज़ादी की तहरीक की तंजीम बनाई और स्कूल के बच्चे इसराइलियों पर हमलावर होते थे, जुलूस निकालते थे। अबू जहाद ने 1954 में यासिर अराफात के साथ रब्ता कर लिया था। फिर 1959-60s में अबू जहाद ने फ़तह के नाम से तंजीम बनाई और फिर जो PLO बनी, PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन यासिर अराफात थे, वो उसके अंदर शामिल थे। और ये जो हम करते हैं ना, ये विक्ट्री, ये पहले चर्चिल भी किया करता था और लोगों ने भी। आजकल मैं देखा केक काटते हैं सोशल मीडिया पे, यूं मतलब एक विक्ट्री का ये है साइन, वी से है फ़तह। चूँकि विक्ट्री सी का साइन था, तो इसलिए यासिर अराफात को आपने अक्सर देखा होगा वो ऐसे विक्ट्री बनाते थे। तो फ़तह के हवाले से फिर यासिर अराफात साहब भी यही इसी को अपनाते थे। और ये जो थे अबू जहाद हनान अल वज़ीर के वालिद, इनके चुवन लाई के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे सोवियत यूनियन के साथ। और जो इश्तराकी दुनिया थी, इन्होंने बड़ी बिल्डअप की फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस, आज़ादी की तहरीक।
और मैं यहाँ पर एक बात और भी बताता जाऊँगा, आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा नालायकी और जहालत का राज है। हम जो चाहे दिल में आए डाल देते हैं। मैं लोगों को देखता हूँ पॉपुलर होने के लिए। मसलन कुछ साल पहले, मैं ये 2 साल पहले 3 साल पहले सोशल मीडिया कॉलम लिखे गए अखबारों में मुझे शेयर करते हैं, अर्दवान साहब जी तुर्की के सदर हैं, उनके अब्बा जी तरबूज बेच रहे हैं। दूसरा एक आया पाकिस्तान के बहुत बड़ी लीडर है, मैं क्या नाम बताऊं उनका अर्दवान साहब देखें कितने अजीम आदमी, उनके अब्बा जी खरादी हैं। उन वालिद साहब उनके जो थे अर्दवान के, 2008 में मेरा ख्याल उनका इंतकाल हो गया था। अब हम लोगों ने जो दिल करता है घर में बैठ के कहानी बनाते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, और फिर हम यूट्यूब पर, आजकल बड़ा फैशन है, हर घर में अब यूट्यूब चैनल खुलेगा माशाल्लाह, और जो जहालत फैलेगी, क्योंकि जो इल्म होगा तो इल्म फैलेगा, जहालत होगी तो जहालत फैलेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो अबू जहाद थे, और वो जब जॉर्डन में थे, सितंबर ब्लैक जिसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हुई थी मिलिटरली। इसराइल को तकरीबन शिकस्त हो चुकी थी पीएलओ से। ये एक मुसल्ला जंग थी, और वहाँ पर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, ये बाद में जनरल ज़ियाउल हक फिर पाकिस्तान में डिक्टेटर बना, ये वहाँ पर तैनात था। इसने कुचल दिया उस तहरीक को, वरना इसराइल को शिकस्त हो चुकी थी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो खून बहा अमान की गलियों में, उसकी क़यादत ज़ियाउल हक कर रहे थे। अब यहाँ मैं जो बात करना चाहता हूँ, अक्सर अब जो ज़ियाउल हक के मुखालिफिन हैं, एक फ़ौजी की तस्वीर देते हैं जो ज़ियाउल हक की शक्ल जैसा है, और उसने एक अरबी सा ऊपर वो स्कार्फ सा पहना है जो अरब पहनते हैं, खुसूसन फ़लस्तीनी, वो परना सा जो होता है। बाबा वो पाकिस्तानी फ़ौज का ब्रिगेडियर था, वो उसका यूनिफॉर्म नहीं था, और वो ज़ियाउल हक की तस्वीर नहीं है, वो किसी यहाँ फ़लस्तीनी सिपाही की, या ज़्यादा इम्कान है कि वो किसी जॉर्डेनियन सिपाही की है। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें जिसको फिर हम तारीख बना लेते हैं, मैंने बड़े बड़े कालम नगारों को देखा है कि ऐसे फतवागिरी से कालम लिख देते हैं कि चेक ही नहीं करते। हिस्ट्री जब डिस्टॉर्ट होती है तो पूरी कौम की फ़िक्र डिस्टॉर्ट होती है। तो अबू जहाद जो थे, जब उनको शिकस्त हो गई, सितंबर जो ब्लैक सितंबर था, शिकस्त हो गई ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने, तो फिर ये सारे फ़लस्तीनी कमांडर जो थे मुआहदे के तहत लबनान में चले गए। फिर वहाँ पे इन्होंने अपनी आप को मुनज़्ज़म किया। यासिर अराफ़ात साहब ने खुसूसन, जॉर्ज हबाश भी चले गए और अबू जहाद भी चले गए। फिर वहाँ पर जब इसराइल ने यलगार की 80s में लबनान में, तो लबनान के बाद ये फिर ट्यूनिस चले गए। तो अबू जहाद बाज ना आए, वहाँ बैठ के फिर इन्होंने एक नया काम किया, हनान अल वज़ीर के वालिद ने, इसलिए मैं उनका मदाह था। उन्होंने ट्यूनिस में बैठ के 90s में को ऑर्गेनाइज किया, और इसराइल के अंदर यूथ को ऑर्गेनाइज किया। ये गुलेलों से इन्होंने मज़ाहमत की। ये बहुत बड़ी मूवमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री की, इंतफादा इसको कहते हैं। तो उसको भी इन्होंने मुनज़्ज़म किया। और अगर आप इसराइल की हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ पर मैं ये बात बताऊँ कि इनको फिर एक कमांडो एक्शन करके मोसाद के कमांडोज़ ने कश्तियों में बैठ के मछेरे बन के इसको पूरा प्लान किया, इसराइलियों ने बदमाशी की, और ट्यूनिस के अंदर जाके इनको इनके घर में कत्ल कर दिया। 70 गोलियां मारी इनकी औलाद और बीवी के सामने, और इनको कत्ल कर दिया। अगर आप मोसाद की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस पर कई फिल्में बनी हैं, इन्होंने कई लोगों के खिलाफ ऐसे दूसरे मुल्कों में ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाद में इस इसराइली ऑपरेशन को अमरीकियों ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको पॉलिटिकल मर्डर करार दिया था, और यूनाइटेड नेशन ने भी रेजोल्यूशन पास की थी कि ये किसी मुल्क की सॉवरेनिटी में मुदाखलत है। तो ये है अबू जहाद की तारीख, जो जिनका नाम खलील इब्राहिम अल वज़ीर था। फिर ये दमिश्क में दफन हुए। चूँकि दमिश्क बहुत बड़ी बेस थी, इसीलिए उसको मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा कि ये दमिश्क को ये हाल क्यों हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि बशारुल असद वहाँ रहते हैं, इसलिए कि वहाँ पर हर किस्म की फ़लस्तीनी तहरीक का बेस रहा है। वो चाहे हमास हो, चाहे पीएलओ हो, कोई भी हो, इसराइल बहुत बड़ी एक दीवार है इसराइल के ख़िलाफ़ सारी शाम। तो इसलिए अबू जहाद ने भी दफन होना दमिश्क में ख्वाहिश थी उनकी कि मुझे दफनाया जाए, और यासिर अराफ़ात उनके जनाजे में आए। आज मैंने आपको ये विक्ट्री बताई, अगर विक्ट्री बनाए तो ऐसे बनाए। मैं देखता हूँ तस्वीरों में यूँ विक्ट्री बनी होती है, ये डल सा होके। तो चीज़ों को चूँकि हम इल्म नहीं रखते तो उसका पस मंज़र नहीं जानते। अब मैं यहाँ पर एक शख्स से एक अजीब मुलाकात बताऊँगा।
अजीब इसलिए कि जब आप किसी अनहोने तरीके से मिलते हैं किसी ऐसे आदमी को तो वो बड़ी अजीब है। ये जो तुर्की है ना, आजकल बड़ा फैशन है, आई लव टर्की, ड्रामे देख के कहते हैं आई लव टर्की, पता तो कुछ भी नहीं है। जैसे बॉलीवुड की फिल्में देख के लोग समझते थे हिंदुस्तान है, ड्रामों से तारीख नहीं बनती। पहली जंग अज़ीम में ऑटोमन एम्पायर टूट गई थी, यूनान चला गया, बुल्गारिया चला गया, अरब खित्ते चले गए। ये जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, ये एजेंट जो था MI5 और 6 का बरतानिया का, इसने अरब दुनिया को तोड़ दिया, अरबी सीख के, कुरान पाक सीख के, और बड़ी बड़ी जैली सल्तनतें बना दी। तो यहां पर मज़ाहमत हुई ऑटोमन जर्नैलों ने, जिसकी क़यादत मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े जर्नैल थे। इन्होंने कहा कि हम अलाइड आर्मी जो थी चर्चिल की क़यादत में, जिन्होंने यहाँ पे पूरे कई 7 जंगें थी, तो इसमें अलाइड आर्मी ने तुर्की के खिलाफ ये फैसला किया था, ये जो छोटा सा टर्की रह गया इसको डिवाइड कर दिया जाए और 3-3.5 करोड़ तुर्कों को स्पेन से निकाल दिया जाए। ये तय था। और दुनिया में उस वक्त ये जो अलाइड आर्मी थी कौन थी? फ्रांस था, बरतानिया था, यूनान था, इटली था, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। इनका यही प्लान था, जैसे स्पेन से मुसलमानों को निकाला, ऐसे इस बचे हुए अनातोलिया और थ्रेसियन लैंड से तुर्कों को निकाल दिया जाए, किसी को इधर भेज दिया जाए, किसी को अजरबैजान भेज दिया जाए। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हुई वो मकबूल रेजिस्टेंस थी किसानों की और तुर्क फौज की। तुर्क फौज ने रेजिस्टेंस की अतातुर्क की क़यादत में, इसलिए अतातुर्क यहां कोई गैर मुतनाज़ा नहीं है तुर्की में। हमारे मुल्क में अजीबो गरीब लोग हैं, हम तुर्की से तो प्यार करते हैं, और वो जो प्रोपेगेंडा है ना सऊदी अरब का, अतातुर्क पर तनकीद करता है, पूरा प्रोपेगेंडा है, और ये है तो फलां है तो काफर है। आप जरा आके तुर्की में कहीं लग पता जाए आपको। तो फिर उसमें जो जर्नैल थे जंग लड़ने वाले, ये अगर जर्नैल प्रो इस्तेमार होते तो इन पे फिल्में बनती, तुर्की में बनी हैं, वो फिल्में भी देखा करें। तो उसमें एक थे फौजी चकमाक, बड़े ताकतवर, इन्होंने बरतानिया की फौजों को, यूनान की फौजों को, यूनानी जर्नैल को जो क़यादत कर रहा था जंग सकारिया और दोमलो पिनार के बाद, उनको हथकड़ियां लगा दी और यूनानी आर्मी को कहा था कि यहाँ आपको मरमरा में फेंकेंगे समुद्र में, यहाँ वापस चलेंगे। अतातुर्क ने जंग जो जीती थी आखिरी, तो उसमें एक जर्नैल थे इस्मत अनोनो, जो बाद में अतातुर्क की वफात के बाद सदर भी बने। तो उनके एक बेटे थे इरदाल अनोनो, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और दुनिया के बड़े साइंसदानों में नाम आता है। प्रोफेसर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे और बहुत लायक आदमी थे। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम के दोस्त भी थे। वो बाद में जो लेफ्ट की पार्टी थी जिसकी बुलंद एजद भी क़यादत करते थे, वो उसके चेयरमैन थे, एक वही उसी पार्टी के, और 2-3 दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां बनाई। वो तुर्की के नायब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, और कायम वज़ीर आज़म भी, कायम मकाम वज़ीर आज़म भी। एक दिन क्या हुआ, ये है तुर्की। यहाँ पर अगर आप लोगों की तारीख पढ़ें ना ये सोशल डेमोक्रेट्स की, तो आप हैरान हो जाएं। मैं बस में जा रहा था तो इरदाल अनोनो बस में खड़े थे। वो जर्नैल का बेटा, उस सदर का जिसने तुर्की बनाया, उसके बगैर अतातुर्क नामुकम्मल है। और वो फिजिक्स का उस्ताद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा, जो प्राइम मिनिस्टर का मकान रहा, जो वजीर खारजा रहा, और एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी का हेड। ये है लोगों का कैरेक्टर जो हमारे मुल्क में नापीद है। हम लीडरों को कहते हैं ना, हमारी जाति जो दुकानदार सरमायादार है, कभी इनकी ज़िंदगियां देखें, ये इन लीडरों से भी बुरी हैं जिनको हम निशाना बनाते हैं। तो ये एक वाक़या था। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ से आशना कराऊंगा जिसका ताल्लुक़ हमारे से है। ये हैं खाना बदोश। कहते हैं जी जो आया हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में हिंदू कश को अबूर किया, तो इधर से क्यों ना गए? इधर से इसलिए ना गए कि लोग बड़े खुशहाल थे। हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हम बड़े खुशहाल लोग थे। दरिया, पानी, समुंदर, हमारे पास मौसम है मुख्तलिफ, एक ही मौसम में गर्मी मिलती है, सर्दी मिलती है, बहार मिलता है, बर्फ़ मिलती है। तो इसलिए पुराने ज़माने में जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं थी की, तो जो गैर खुशहाल कौमें होती थी वो हमला करती थी दूसरे मुल्कों में, दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा करके रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करती थी। तो बर्रे सगीर के लोगों को कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम बाहर जाएं। लेकिन एक लोग गए बाहर बर्रे सगीर के, वो हैं खाना बदोश, जिप्सी, जिनको यूरोप में रोमा कहा जाता है। और वो, मैं उनको कहता हूं कि वो यहां से तलवार लेके नहीं गए। जो भी हिंदू कश से आया तलवार लेके आया, लेकिन वो
बांसुरी, दफ, ढोल और लै लेके गए, लै लेके गए, लै जो है ना बड़ी उदास। इन्होंने, ये जिप्सी कौन है? मैं इनको चूंकि मिलता रहा हूं, मिलता हूं, मेरी एक नामुकम्मल, मैंने कहा था ना अधूरी किताबें मुकम्मल करनी है, एक नामुकम्मल किताब इन पर भी है। ये सिंध, पंजाब और राजस्थान के दरियाओं के गिर्द बसने वाले वो खाना बदोश हैं जो आज भी हमारे मुल्क में हैं। अगर आप लाहौर में नोटिस करें, आज के बाद मैं आपको 2-3 जगह बताता हूँ, अगर आप मेन मार्केट के पास मुड़े, मेन मार्केट से आप जाएं मेन बुलेवार्ड की तरफ, वो जो सड़क निकलती है वो टिक्के वालों की तरफ, तो वहाँ पे जिप्सी दीवार के साथ बैठे हैं। ये सदियों से इनका मुकाम है, ये सदियों से आते हैं, जब गुलबर्ग भी नहीं था। इसी तरह लाहौर के लालाजार जो है वहाँ पर भी जिप्सी आते हैं। तो ये इनके हज़ारों और सैकड़ों साल पुराने रूट हैं। इनको खाना बदोश कहते हैं, यूरोप में इनको जिप्सी कहते हैं, रोमा कहते हैं। इनकी क्या तारीख है? बड़ी दिलचस्प तारीख है। और ये क्यों गए, सवाल ये है, ये सवाल है। लेकिन जो मैंने तहकीक की, ये गए थे तकरीबन 700-800 हज़ार साल के तारीख में, जो मैंने तलाश किया, इनको ढूंढा है। इनके 2 रूट थे। ये इन्होंने हिंदू कुश अबूर किया और ईरान गए, फिर कुछ अरब पेनिनसुला पे, अरब दुनिया में पेनिनसुला पे चले गए, कुछ रास्ते अनातोलिया जिसको तुर्की कहते हैं, तुर्की से होते हुए बास्फोरस अबूर किया समुंदर और यूरोप में दाखिल हो गए। तो उधर ये कहलाए रोमा। और ये मोल्दोवा तक अगर आप जाएं, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, हर मुल्क में आपको मिलेंगे। और जो अरब दुनिया से होते हुए मिस्र से गए, इजिप्शियन से जिप्सी बना, ये भी लफ्ज़ ये मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ। तो फिर ये इन्होंने जब्राल्टर अबूर किया, जब्राल्टर अबूर करके ये स्पेन में दाखिल हुए। तो फिर ये वहां पे कहलाए गिटानोस। और स्पेन से फ्रांस तक के जो जिप्सीज हैं उनका वो रूट है। तो ये जहां से गए वहां का कल्चर लेते गए, लेकिन इनका बुनियादी वो कल्चर जो पंजाब, सिंध और राजस्थान का है वो कायम रहा। वो क्या था? वो इनकी जो हरकत हैं, ये टॉल्स्टॉय की अगर की तहरीरें पढ़ें उसमें इसका जिक्र है, बल्कि उसकी तस्वीरें भी हैं, उन्होंने इन पर लिखा भी है। और इन्होंने अपना बर्रे सगीर का जो खास फन है, गीत का, साज का, मौसीकी का, वो नहीं छोड़ा, वो साथ ले गए। एक दिन क्या हुआ, कुर्तबा में मैं था, 98 के सफ़र में मैं स्पेन गया 3 हफ्तों के लिए। तो कुर्तबा में मैंने अपने कैंपिंग में था, होटल कम ही मैं रहा हूं उन दिनों। तो अब तो फिर ठहर लेता हूं, कुछ पैसे होते हैं, उसको तो इतने भी नहीं थे। तो मेरा एक ट्रैवल पार्टनर भी था। तो मैंने कहा आज क्या किया जाए। तो कैंपिंग से मैंने पता किया कि यहाँ पर रवायती मकान जो होते हैं ना कुर्तबा के, वहाँ पर जो ये गिटानोज है ना, वो फ्लैमेंको रक्स करते हैं, वो देखने वाला होता है वहाँ पे। और टूरिस्ट थे, हमने टिकट खरीदा, $8-10 के करीब टिकट होगा। तो जब मैं मकान में घुसा तो पहले तो मुझे वो मकान लगा जैसे सरगोदा के ब्लॉक्स के मकान है, जैसे कृष्ण नगर के मकान है। इस पर भी मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगा, सरगोदा ब्लॉक्स और स्पेन। हुआ क्या कि जब मैं मकान के अंदर घुसा तो पहले एक ड्योढ़ी थी, दहलीज, फिर एक वेड़ा था, सहन, फिर उसकी 2 या 3 मंजिलें थीं और वो हवादार था। स्पेन गर्म मुल्क है हमारे पाकिस्तान की तरह तकरीबन। तो वहाँ पर महफिल लगी हुई थी और फिर वो उन्होंने बिल्कुल रक्स किया, फ्लैमेंको। और वो एक उस अजीब लय होती है। जब फ्लैमेंको ख़त्म हो गया तो उनका जो रक्स वाला था, मुझे इंटरेस्ट था उनकी हिस्ट्री। ये जिप्सीज कभी अपने आप को आपके करीब आने नहीं देते। मैंने ईरान में कोशिश की, मैंने बल्गारिया में कोशिश की, मैंने तुर्की में कोशिश की, और कौन से मुल्क में, यूनान में कोशिश की। ये टाल देते हैं आपको, और ये चोरी करेंगे, फ्रॉड करेंगे, ये इनके बारे में मशहूर भी है। ये इन्होंने जान के कल्चर भी अपनाया हुआ है। खैर, उस जो गिटानो का वहाँ का उस घर का हेड था, उससे मैंने पूछा कि आपकी तारीख क्या कहता है? कुछ नहीं है। फिर उसने मैंने पूछा, मैंने कहा मैं तो आप की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, बता दो। तो उसने फिर एक कार्ड निकाला विजिटिंग, जिसके ऊपर चरखा था। तो उस कार्ड विजिटिंग के ऊपर 2 थे। फिर वो उदास हो गया। उस कार्ड पे 2 रंग थे नीले, एक नीला पानी का, एक नीला आसमान का। उसके ऊपर चरखा था, पहिया गोल सा। मैंने कहा ये क्या है?
कहता है ये ज़मीन है, ये आसमान है, हम दुनिया में चलने के लिए आए हैं। वाकई हम पंजाबी हैं। और उनकी ज़बान में अगर आप गिटानोस में देखें, जिप्सीज़ में देखें, रोमा में देखें, मसलन तुर्की में इनको चिनगने कहते हैं, हम पाकिस्तान में चंगड़ कहते हैं, और बल्गारिया में भी इनको जिनकने कहते हैं। तो इनके लफ्ज़ों में अक्सर लफ्ज़ पंजाबी के हैं। और ये हमारे एक दोस्त हैं सईद फ़ारानी, अगर वो देख रहे हो तो उनसे मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो देखें। उन्होंने तो फ्रेंच पंजाबी रिलेशन पे बड़ा काम किया है, ताल्लुक़ पे। ये फ़्रांस के अंदर जो ज़्यादा पंजाबी लफ्ज़ हैं उसकी वजह ये जिप्सीज़ हैं जो पंजाबी लफ्ज़ लेके गए। तो मैं जो मकान की बात कर रहा था, ये सरगोदा जो था ना, मेरी किताब में इसका कुछ कुछ जिक्र है। ऐसे हमने भी तारीख को यहाँ ग्लोरीफाई करते हैं या डिस्टॉर्ट करते हैं, रैशनल तहकीक नहीं करते। जब जेहलम की लोअर जेहलम कनाल बनी तो लेडी ट्रूपर ने शहर को बनाया। तो बचपन में मैंने ये शहर देखा है जब 70-80 हज़ार की आबादी थी, बड़ा साफ़ सुथरा। तो ऐसी एक ओरल सी तारीख थी जो फ्रांस के नक्शे पर है। नहीं, ये स्पेन के घरों की तरह है। जो मैंने कुर्तबा में घर देखे और उसके मकान और सरगोदा की ब्लॉक्स जो हैं, मतलब 16 ब्लॉक पहली थी और 27 ब्लॉक आखिरी थी, असल में 23 आखिरी थी। तो इनके जितने मकान हैं चूँकि बाई डिज़ाइन बने थे, तो ये उसी ज़माने के जब कृष्ण नगर और इस्लामपुरा के मकान अगर लाहौर में देखेंगे। तो ये मेरी कुछ दिलचस्प और सादा सी बातें थीं और कुछ ऐसी मालूमात जो हम किताबों में पढ़ने के बाद, मुशाहदे के बाद देखते हैं। तो मैं ये आपके साथ शेयर करता रहूँगा ऐसी बातें, ऐसी यादें, ऐसी जहांगर्दी के वाक़यात, सियासी वाक़यात, ऐसे ऐसे सियासी वाक़यात हैं जो मैं अभी नहीं कुछ कहना चाहता ज़्यादा, इसलिए कि वो लिखने के काबिल हैं, उनको मैं हवा में नहीं फेंकना चाहता। और मैं यहाँ पर कई दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं कोई वीडियो या तस्वीर शेयर करता हूँ तो यहाँ पर लखारियों का पूरा एक चोरों का गिरोह है। मैं सीधी बात करूँगा, चोरों का गिरोह है। मैंने ऐसी ऐसी लोगों के सफ़रनामों के निशान लगा के रखे हैं जो वहाँ पर नहीं गए, चूँकि उनसे साबित होता है उनकी तहरीरों से कि उन्होंने साबित कर दिया कि मैंने वो सफ़र किया। बड़े बड़े नाम हैं, आज के, पुराने नहीं, आज के 8-10 साल में जो लिखे गए हैं। चूँकि बड़ा फैशन है, जो जहाज़ पे उठता है वो सफ़रनामा लिख देता है 4 दिन के अंदर। तो मैं ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा, चूँकि तहकीक करने वाला हमेशा बड़ा निशाने का शिकार होता है। जैसे वो साइंटिस्ट जिसने कोरोना वायरस का बताया था और चीनियों ने उसको नहीं माना और वो मर गया। तो मैं आपके साथ ये वाक़यात, ये मालूमात, ये तजर्बात, ये मुशाहिदात शेयर करता रहूँगा। और इसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँगा जो शायद पहली दफ़ा मैं शेयर करूं। और आपका सुनने का, देखने का शुक्रिया। मैं हर इतवार को, मंगल को, इतवार, बुध, फिर जुमा, फिर हफ्ता, और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम खुसूसी तौर पे करूंगा। ये जो स्कूलों का मसला है, तालीम का, ऑनलाइन जो कहा है, चूँकि इस पर मैं अपनी यादों के हवाले से नहीं, अलहदा मैं वीडियो बनाऊंगा और सारे दोस्तों को कहूँगा कि इस पर हम पूरी एक कैंपेन बनाएंगे। तो ये थी मेरी आज की कुछ यादें, कुछ बातें, जहांगर्दी, दुनियागर्दी और गश्तगर्दी। फ़ारसी का लफ्ज़ है, सियाहत में गश्तगर्दी भी कहते हैं। मेरे पासपोर्ट पे जो पहला ईरान का वीज़ा का ठप्पा है उस पर जहांगर्दी लिखा था। और मेरी एक किताब तकमील के करीब है, अब दूसरी किताब इस महीने एक मुकम्मल हो जाएगी, दूसरी, और ये खाना बदोशों वाली भी लाऊंगा। इस पर काफ़ी मैंने काम किया हुआ है, बहुत दिलचस्प कि इनकी रूट्स क्या हैं, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उदास नहीं होना, ये जो ज़माना है ना, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये आपको मैं डराना भी नहीं चाहता। ये बहुत मुश्किल वबा है। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक इलाज नहीं आएगा, इसका एक ही इलाज है, आइसोलेशन। आइसोलेशन में कैसे रहना है ये अब हमने तय करना है। कितना खाना है, अपने खाने में कितनी कमी करनी है, और अपने खाने की चीज़ों को कितना शेयर करना है। अपना तर्ज ज़िंदगी तब तक नहीं, हम नॉर्मल लाइफ में नहीं जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, इलाज नहीं आएगा, और हम जिंदा रह सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी अक्ल दी हुई है। हमारा जी आज का जो वक्त है, सारी इंसानियत पर एक मुश्किल वक्त है, और इसका ज़िंदा रहने का यही तरीका है, एक जो मैंने भी अपनाया, कि अपने लिए नए काम पैदा कर लें। घर में काम पैदा, सफ़ेदी करना शुरू कर दें, आप घर की सफाई शुरू कर दें, कोई ईंटें उखाड़ के कमरे को सही कर लें, लिखने वाले लिखने लग जाएं। जो कारोबार, देखिए मैं अब ये सारों की बात तो नहीं कर रहा, वाकई दिहाड़ीदार है, मैं खुद दिहाड़ीदार हूँ,
मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता कि अगर मैं 1 महीना अगर काम ना करूं तो मेरे पे जितने कर्ज होंगे वो मुझे 1 साल उतारने पड़ेंगे। अगर 2 महीने काम ना करूं तो 2 साल। मेरी ये जितनी ज़िंदगी है बेसिकली ये दिहाड़ीदार है। ना तो मैं किसी वज़ीर आज़म का बेटा हूं, ना मैं किसी सदर का बेटा हूं, ना मैं बहुत बड़ा कोई कैरेक्टर हूं कि मेरी बीवी ने बड़ा सा बनी गाला में घर दे दिया है, ना ही मैं कोई किसी सरमायादार का बेटा हूं। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं। तो इसलिए ये ना समझे कि मैं बड़ा कोई खुश है। ये जो लोग मुझे अक्सर कहते हैं आप लकी हैं, मैं उनको हमेशा एक जवाब देता हूं कि मैं हाथ की किस्मत की लकीरों की पर नहीं यकीन रखता, हाथ की लकीरों पर किस्मत पर यकीन नहीं रखता, हाथ की उंगलियों से किस्मत बनाने पर यकीन रखता हूं। तो आज भी हम अपनी किस्मत बनाएंगे अगर हम जितना अपने आप को एक दूसरे से दूर रखेंगे, घरों में रहेंगे। जब तक ये वैक्सीन नहीं आनी, ये टोटके, ये टूने, ये खा लो, ये चाट लो, ये सब बकवास है। अगर ये बकवास ना होती तो बड़े बड़े आलमे दीन और बड़े बड़े स्कॉलर हार्ट का ऑपरेशन ना कराएं, वो ये चाट चूट कर चीज़ें ठीक हो जाएं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, दवाई नहीं आएगी, इलाज की प्रॉपर इलाज नहीं होगा। अभी तक 60,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। जो अदाद शुमार हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इसलिए ये मैं इमरान खान वाला जुमला तो नहीं बोलूँगा कि घबराना नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी वो रियासत और हुकूमत जिसके एजेंडे पे ना तालीम है, ना सेहत है, ना लोगों का रोज़गार है, वो आपको कोरोना से बचाएगी? हमने खुद बचना है। हमने खुद बचना है। जब कोरोना से निकल आएंगे फिर हम निबट लेंगे इन सब लोगों से। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।